गांव के एक कोने में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसकी झोपड़ी छोटी थी, खेत सूखे थे, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। हरिराम के पास एक खास हंस थी, सफेद पंख, चमकती आंखें और चाल में अद्भुत गरिमा। गांव वाले कहते यह हंस साधारण नहीं, और सच भी यही था। वह हंस रोज एक सुनहरा अंडा देती थी, चमचमाता, दमकता, जैसे सूरज का टुकड़ा हो। हरिराम उन अंडों को बेचकर अपना जीवन चलाता, लेकिन उसका लालच कभी नहीं बढ़ा। वह बस उतना ही लेता जितना जरूरत होती, बाकी अंडों को सुरक्षित रख देता। गांव वाले अक्सर कहते, हरिराम, तुम तो अमीर बन सकते हो, शहर जाओ, सब बेचो, बड़ा घर बनाओ। लेकिन हरिराम हंसकर कहता, सुख अमीरी से नहीं, संतोष से आता है। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अजीब घटना हुई। सुबह जब हरिराम झोपड़ी से बाहर आया, हंस चुपचाप बैठी थी। उसके नीचे कोई सुनहरा अंडा नहीं था। हरिराम हैरान रह गया। क्या हुआ मेरी प्यारी? उसने धीरे से पूछा। हंस ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे उसे कुछ याद नहीं। हरिराम ने फिर पुचकारा, कहां गया तुम्हारा सोना? हंस ने बस पंख झटक दिए। दिन बीत गए। हंस ने सोना देना बंद कर दिया। अब वह साधारण हंस जैसी लगती। गांव वाले हंसने लगे। देखा, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई। कुछ ने तो ताना मारा, अब अमीरी का सपना भी गया। हरिराम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहा था, हंस ने अपना सोना क्यों भूल गया? उस रात वह हंस के पास बैठा। चांदनी में हंस की आंखें चमक रही थीं। अचानक हंस ने धीमी आवाज में कहा, हरिराम, मुझे अपना सोना याद नहीं आ रहा, जैसे मेरे पंखों से जादू खो गया हो। हरिराम चौंक गया। तुम बोल सकती हो? हंस ने सिर हिलाया। हां, पर सिर्फ तब जब मैं बेहद परेशान होती हूं। मुझे लगता है किसी ने मेरा जादू चुरा लिया है। हरिराम ने दृढ़ता से कहा, तो हम उसे ढूंढेंगे, तुम्हें फिर से याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो। अगली सुबह वह और हंस एक यात्रा पर निकले। खेतों से होते हुए वे जंगल पहुंचे। जंगल गहरा था, पेड़ आसमान से बातें कर रहे थे। हवा में रहस्यमय सरसराहट थी। अचानक एक उल्लू पेड़ से उतरा। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, तुम हंस का सोना ढूंढना चाहते हो, तो पहले यह समझो, सोना बाहर नहीं, भीतर छुपा है। हरिराम ने पूछा, भीतर? पर यह कैसे संभव है? उल्लू ने उत्तर दिया, हंस ने अपना विश्वास खो दिया है। जब तक वह खुद को साधारण मानेगी, उसका सोना लौटेगा नहीं। हंस ने उदासी से कहा, पर मैं अब खुद को खास नहीं मानती। सब हंसते हैं, सब कहते हैं मैं बस एक साधारण हंस हूं। उल्लू ने पंख फैलाए। याद रखो, दूसरों की आवाज तुम्हारा सच नहीं, तुम्हारा सच तुम्हारे दिल में है। यह कहकर वह उड़ गया। हरिराम और हंस आगे बढ़े। उन्हें एक नदी मिली। नदी का पानी चांदी जैसा था। उसमें देखो तो अपना असली रूप दिखता। हंस ने झुककर पानी में देखा, पर उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ पंख दिखा। हंस रो पड़ी, देखो, मैं अधूरी हूं। हरिराम ने उसका पंख सहलाया और कहा, नहीं, तुम अधूरी नहीं, तुम वही हो जिसने मुझे और पूरे गांव को खुश रखा। तुम्हारे बिना मैं कभी जी नहीं सकता था। जैसे ही उसने यह कहा, पानी चमक उठा। हंस ने फिर झांका। इस बार उसे अपने ही पंख सुनहरे नजर आए। उसकी आंखों में चमक लौट आई, लेकिन तभी अंधेरे से एक परछाई निकली। वह हंस जैसी ही दिखती थी, पर काली और डरावनी। उसने कहा, तुम्हारा सोना अब मेरा है। तुम कभी याद नहीं कर पाओगी कि तुम कौन हो। हरिराम आगे बढ़ा। तुम कौन हो? परछाई हंसी। मैं उसका डर हूं। मैं वह हूं जो उसके दिल में कहता है कि वह खास नहीं। जब तक मैं हूं, यह सोना भूलती रहेगी। हंस कांप गई, पर हरिराम ने उसका हाथ पकड़ा। डर से लड़ना तुम्हें ही होगा। हंस ने गहरी सांस ली। उसने परछाई की ओर देखा और बोली, तुम मेरा सच नहीं, तुम बस मेरा डर हो, और मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई धुएं की तरह गायब हो गई, और अचानक हंस के पंख चमक उठे। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए। एक सुनहरा अंडा जमीन पर गिरा। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हें याद आ गया? हंस मुस्कुराई। हां, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। मेरा सोना मेरी ताकत है, और मेरी ताकत मेरे विश्वास में है। दोनों वापस गांव लौटे। गांव वाले अचंभित रह गए जब उन्होंने फिर से सुनहरा अंडा देखा।
सब चिल्लाए, चमत्कार, हंस ने फिर सोना दिया। हरिराम ने हंसते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास है। जब हम खुद को भूल जाते हैं तो हमें बस अपने दिल की याद दिलानी होती है। उस दिन से गांव वालों ने हंस को साधारण समझना बंद कर दिया। वे जानते थे उसकी ताकत सिर्फ सोना नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। और हंस, अब वह कभी अपना सोना नहीं भूलती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था सच्चा सोना बाहर नहीं, भीतर होता है। जंगल की ऊंची चट्टान पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां आकाश को छूती थीं और उसकी जड़ों में रहस्यों की कहानियां छिपी थीं। उसी पर रहता था एक बूढ़ा उल्लू, तक्षक। उसकी आंखें दो चमकते दीपक जैसी थीं। रात की खामोशी में वे ऐसे जगमगाती मानो कोई तारों का राज फुसफुसा रहा हो। सब जानवर उसे बुद्धिमान तक्षक कहते थे। तक्षक दिन में कभी नहीं बोलता था, वह हमेशा चुप रहता। बच्चे बंदर उसे छेड़ते, उल्लू बाबा बोलो ना, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? पर तक्षक सिर्फ मुस्कुराता और अपनी आंखें बंद कर लेता। हिरण की माएं कहती, यह चुप्पी ही तो इसकी ताकत है। लेकिन असली बात कोई नहीं जानता था। तक्षक की चुप्पी में एक बड़ा रहस्य छिपा था। वह एक ऐसा रहस्य था जो पूरे जंगल को बचा सकता था और जिसे सिर्फ वही जानता था। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। नदी का पानी अचानक काला पड़ गया। मछलियां तड़पकर सतह पर आने लगीं। तोते घबराकर चिल्लाए, नदी जहरीली हो गई। जानवर भाग दौड़ करने लगे। सभा बुलाई गई। शेर राजा गरज कर बोले, यह संकट किसने पैदा किया? अगर पानी ही जहर बन गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सबकी नजर तक्षक पर गई। हिरण बोला, बुद्धिमान तक्षक सब जानता है, वह चुप क्यों है? खरगोश बोला, हाँ, अगर वह चाहे तो राज खोल दे। शेर राजा ने आदेश दिया, तक्षक बोलो, हमें सच बताओ। तक्षक ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस नदी की ओर इशारा किया और फिर आसमान की ओर देखा। सब चकित रह गए। बंदर चिल्लाए, ये हमें मूर्ख बना रहा है। सियार बोला, शायद इसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा चीकू खरगोश आगे आया। उसने धीरे से कहा, अगर उल्लू बाबा चुप हैं तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। हमें उनके इशारे समझने चाहिए। चीकू ने ध्यान से देखा। तक्षक बार बार नदी और आसमान की ओर इशारा कर रहा था। उसने सोचा और कहा, क्या यह बताना चाहते हो कि जहर नदी में नहीं, ऊपर से आया है? तक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। सब जानवर दंग रह गए। तोते आसमान में उड़कर जांच करने गए। उन्होंने देखा, जंगल के बाहर इंसान की फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है। वही धुआं बारिश के साथ नदी में मिलकर झर बन गया। तोते लौटकर बोले, सचमुच इंसानों का धुआं ही जहर है। अब सब समझ गए कि तक्षक ने बिना बोले भी सच बता दिया। लेकिन सवाल यह था कि इंसानों को रोका कैसे जाए। तक्षक ने इस बार पेड़ की एक डाल पर चोंच मारी। डाल से हरे पत्ते गिरे। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। चीकू ने कहा, इसका मतलब है पेड़ ही समाधान है। अगर हम और पेड़ लगाएंगे तो धुआं रुकेगा और नदी फिर साफ हो जाएगी। शेर राजा ने कहा, हाँ, यही रास्ता है, पर हमें जल्दी करना होगा। पूरा जंगल जुट गया। हाथियों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदे, बंदरों ने बीज बांटे, हिरणों ने मिट्टी दबाई, तोतों ने आसमान से पानी छिड़का। धीरे धीरे नए पौधे उगने लगे। हवा ठंडी होने लगी। नदी का पानी फिर से साफ होने लगा। इंसान जब फैक्ट्री से धुआं फैलाने आए तो देखा पूरा जंगल हरियाली की दीवार बन चुका है। पेड़ों ने उनके धुएं को रोक लिया। नदी चमक उठी। मछलियां फिर से तैरने लगीं। जंगल में उत्सव मनाया गया। सब जानवर खुशी से नाचे। शेर राजा ने कहा, हमारे जंगल को बचाने वाला तक्षक है, जिसने बिना बोले हमें रास्ता दिखाया। चीकू हंसकर बोला, इसलिए तो इन्हें बुद्धिमान कहते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। तक्षक ने अपनी आंखें बंद की और शांत हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि उसका रहस्य सब समझ गए हैं। उसका मौन ही उसका संदेश था। बोलने से नहीं, समझने से बुद्धि आती है। उस दिन से जानवर जब भी उलझते तो कहते, सोचो तक्षक की चुप्पी क्या कहती है। और धीरे धीरे जंगल ने सीख लिया कि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा होता है।
हरी भरी घास से ढका एक विशाल मैदान था। वहां तितलियां उड़ती, पक्षी गाते और फूलों की खुशबू हर ओर फैलती। उसी मैदान में एक मोटा तगड़ा सांड चल रहा था। उसके लंबे लंबे सींग चमकते और उसकी भारी सांसों से धरती कांपती। सांड शांत था, घास खाता और आसमान की ओर कभी कभी गर्दन उठाकर देख लेता। लेकिन वहीं पास ही एक नन्ही सी मक्खी भनभनाती हुई उड़ रही थी। वह इतनी छोटी थी कि फूल की पंखुड़ी पर भी मुश्किल से नजर आती, पर उसका अहंकार आसमान जितना बड़ा था। मक्खी ने अपने पंख फड़फड़ाए और सोचा, मैं इतनी तेज उड़ती हूं, इतनी जोर से गूंजती हूं, सबको पता है कि मैदान में मेरी ही आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। आज मैं इस सांड पर बैठकर उसे दिखाऊंगी कि मेरी मौजूदगी कितनी बड़ी है। वह भन भन करती हुई उड़कर सीधे सांड के सींग पर जा बैठी। वहां बैठकर उसने अपने पंख और भी तेजी से हिलाए। उसे लगा कि अब सांड परेशान होगा और जरूर कहेगा, अरे मक्खी, तू बहुत भारी है, उतर जा। लेकिन सांड तो आराम से घास खाता रहा। उसने सिर भी नहीं हिलाया। मक्खी हैरान हुई। उसने अपने पंखों की आवाज और तेज की। फिर बोली, सांड जी, आपको तकलीफ तो हो रही होगी, मैं अभी उड़ जाती हूं, आप तो राहत की सांस लेंगे। सांड ने घास चबाते चबाते अपनी धीमी आवाज में कहा, कौन? तू यहां है? मुझे तो पता भी नहीं चला कि तू मेरे सींग पर बैठी थी। मक्खी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, इतनी देर से मैं यहां बैठी हूं और इसे पता तक नहीं चला। मैंने तो सोचा था कि यह मेरी भनभनाहट से परेशान होगा। सांड ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तू चाहे बैठ चाहे उड़ जा, इससे मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना बड़ा हूं कि तेरी मौजूदगी से मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। मक्खी शर्मिंदा होकर भनभनाती हुई उड़ गई। जाते जाते उसने सोचा, शायद मैं सचमुच उतनी बड़ी नहीं जितनी खुद को समझती हूं। मैदान के फूल हंसने लगे। तितलियों ने कहा, देखा, नन्ही सी चीज अगर खुद को सबसे बड़ी समझे तो मूर्ख ही लगती है। उस दिन से मक्खी का घमंड कुछ कम हो गया। उसने सीखा कि असली महत्व कामों से मिलता है, शोर मचाने से नहीं। और यही है कहानी द gnat एंड द बुल की, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना बड़ा मान लेते हैं, उतने बड़े दूसरों की नजरों में नहीं होते। असली महानता विनम्रता में है, न कि अहंकार में। लेकिन वहीं पास ही एक नन्ही सी मक्खी भनभनाती हुई उड़ रही थी। वह इतनी छोटी थी कि फूल की पंखुड़ी पर भी मुश्किल से नजर आती, पर उसका अहंकार आसमान जितना बड़ा था। लेकिन सांड तो आराम से घास खाता रहा। उसने सिर भी नहीं हिलाया। सांड ने घास चबाते चबाते अपनी धीमी आवाज में कहा, कौन? तू यहां है? मुझे तो पता भी नहीं चला कि तू मेरे सींग पर बैठी थी। मक्खी शर्मिंदा होकर भनभनाती हुई उड़ गई। जाते जाते उसने सोचा, शायद मैं सचमुच उतनी बड़ी नहीं जितनी खुद को समझती हूं। हरी भरी घास से ढका एक विशाल मैदान था। वहां तितलियां उड़ती, पक्षी गाते और फूलों की खुशबू हर ओर फैलती। उसी मैदान में एक मोटा तगड़ा सांड चल रहा था। उसके लंबे लंबे सींग चमकते और उसकी भारी सांसों से धरती कांपती। सांड शांत था, घास खाता और आसमान की ओर कभी कभी गर्दन उठाकर देख लेता। मक्खी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, इतनी देर से मैं यहां बैठी हूं और इसे पता तक नहीं चला। मैंने तो सोचा था कि यह मेरी भनभनाहट से परेशान होगा। सांड ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तू चाहे बैठ चाहे उड़ जा, इससे मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना बड़ा हूं कि तेरी मौजूदगी से मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। मक्खी ने अपने पंख फड़फड़ाए और सोचा, मैं इतनी तेज उड़ती हूं, इतनी जोर से गूंजती हूं, सबको पता है कि मैदान में मेरी ही आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। आज मैं इस सांड पर बैठकर उसे दिखाऊंगी कि मेरी मौजूदगी कितनी बड़ी है। वह भन भन करती हुई उड़कर सीधे सांड के सींग पर जा बैठी। वहां बैठकर उसने अपने पंख और भी तेजी से हिलाए। उसे लगा कि अब सांड परेशान होगा और जरूर कहेगा, अरे मक्खी, तू बहुत भारी है, उतर जा। मैदान के फूल हंसने लगे। तितलियों ने कहा, देखा, नन्ही सी चीज अगर खुद को सबसे बड़ी समझे तो मूर्ख ही लगती है। घने जंगल के बीचों बीच एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी आदत थी कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शरारत करती और फिर उनकी परेशानी पर खूब हंसती। उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता
जब वह अपने शिकार या दोस्तों को किसी चाल में फंसाकर हताश कर देती। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को देखा। बगुला अपनी लंबी टांगों और लंबी चोंच के कारण बाकी पक्षियों से अलग दिखता था। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे ये कितना अजीब है, ये चलता तो जैसे डगमगाता है और इसकी चोंच मानो किसी डंडे को जोड़ दिया हो। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, आज इस बगुले के साथ कोई मजेदार चाल चलती हूं। उसने आवाज लगाई, प्रिय बगुले, आज तुम मेरे मेहमान बनो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट दावत दूंगी। बगुला भोला था, उसने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया। बोला, धन्यवाद मित्र, मैं जरूर आऊंगा। शाम होते ही बगुला लोमड़ी के घर पहुंचा। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, तुम्हारे लिए खास दावत तैयार है। मेज पर गर्मागर्म सूप रखा था, लेकिन वह सूप परोसा गया था एक बिल्कुल सपाट चौड़े बर्तन में। लोमड़ी ने अपनी जीभ से तुरंत सूप चाटना शुरू कर दिया। वह शोर मचाकर बोली, वाह कितना स्वादिष्ट है। बेचारा बगुला बार बार अपनी लंबी चोंच डुबोता, पर उसकी चोंच सीधी और लंबी थी। उसे एक बूंद भी नसीब न हुई। वह बस किनारे को छूकर रह गया। लोमड़ी ने उसे असहाय देखकर और जोर से चाटना शुरू किया। तुम खा क्यों नहीं रहे? उसने ताना मारा। बगुला मन ही मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह शांत स्वभाव का था। उसने सोचा, गुस्से का कोई फायदा नहीं, इसे सबक चुपचाप ही सिखाना होगा। कुछ दिनों बाद बगुले ने लोमड़ी को न्योता दिया। बोला, मित्र, इस बार मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए खास व्यंजन बनाऊंगा। लोमड़ी तुरंत तैयार हो गई। उसने सोचा, अरे अब तो मैं भी मजे से खाऊंगी। शाम को वह सज धज कर बगुले के घर पहुंची। मेज पर स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैल रही थी। लोमड़ी का मुंह पानी से भर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। खाना रखा था लंबे लंबे पतले मुंह वाले मटकों में। बगुले ने अपनी लंबी चोंच आसानी से मटके में डाली और मजे से खाने लगा। लोमड़ी ने मटके के बाहर जीभ चलाई, पंजों से धकेला, पर कुछ हासिल न हुआ। वह बस खुशबू सूंघती रह गई। अब बगुले ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत मजे से खा रहा हूं, तुम क्यों नहीं खा रही? लोमड़ी ने झेंप कर गुस्से से कहा, यह तो अन्याय है। बगुला शांत स्वर में बोला, अन्याय? जब तुमने मुझे सपाट बर्तन में बुलाया था, तब क्या वह न्याय था? सुन लो, जो चाल तुम दूसरों पर खेलो, वही कभी तुम्हारे सामने भी आ सकती है। लोमड़ी चुप हो गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से लोमड़ी ने सीखा कि दूसरों के साथ मजाक या धोखा करना अंत में खुद पर भारी पड़ सकता है। जंगल में यह कहानी फैल गई। जानवर आपस में कहते, देखो, बगुले ने सिखा दिया, दूसरों पर चाल मत चलो, वरना वही चाल तुम्हें भी फंसा लेगी। और यही है कहानी द फॉक्स एंड द स्टॉर्क की, जो हमें सिखाती है, कभी किसी के साथ छल मत करो, क्योंकि वही छल एक दिन तुम्हारे सामने लौट कर आएगा। एक व्यस्त गांव में, जहां लोग सुबह से ही अपने कामों में जुट जाते थे, एक छोटा सा कसाई खाना था। कसाई रोज अपने ग्राहकों के लिए मांस काटता और बेचता। उसी कसाई के आसपास अक्सर कुत्ते मंडराते रहते, उम्मीद में कि उन्हें भी कुछ खाने को मिल जाएगा। एक दिन कसाई ने बचा हुआ बड़ा सा हड्डी का टुकड़ा एक कुत्ते की ओर फेंक दिया। कुत्ता बहुत खुश हुआ। उसने दांतों से हड्डी कसकर पकड़ ली और दौड़ पड़ा। उसके कान खुशी से खड़े थे और आंखों में चमक थी। वह सोच रहा था, आज तो मेरी किस्मत खुल गई, घर जाकर आराम से इस हड्डी को चबाऊंगा। कोई और कुत्ता इसे मुझसे छीन न पाए, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना होगा। वह तेज तेज भागा, गलियों से गुजरा, खेतों से निकला और एक संकरी पुलिया पर पहुंचा। पुलिया के नीचे एक शांत नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ साफ दिखाई दे रहे थे। कुत्ते ने जिज्ञासावश नीचे झांका और तभी उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा कि नीचे पानी में एक और कुत्ता है और उसके मुंह में हड्डी उससे भी बड़ी है। कुत्ते के मन में लालच जागा। उसने सोचा, वाह, उस कुत्ते के पास तो मेरी हड्डी से भी बढ़िया टुकड़ा है। अगर मैं उसे छीन लूं तो आज 2 गुना मजा आएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे मुंह खोला और जोर से भौंका, भौं में। पर जैसे ही उसने भौंका, उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने छलांग लगाई और नीचे पानी में कूद पड़ा। छपाक! ठंडा पानी उसके चारों ओर फैल गया। वह हाथ पांव मारकर तैरने लगा। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि नीचे कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, वह तो उसकी ही परछाई थी। अब वह घबराया। उसने इधर उधर तैरकर हड्डी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हड्डी गहराई में जा चुकी थी। उसका मुंह खाली था और दिल पछतावे से भर गया। काफी कोशिशों के बाद वह किसी तरह किनारे पर चढ़ा। उसका शरीर भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। वह पुलिया के पास बैठ गया और उदास होकर पानी को देखने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की। अगर वह अपने पास की हड्डी से संतुष्ट रहता तो अब उसके पास मजेदार भोजन होता, लेकिन लालच ने सब छीन लिया। कुत्ता बड़बड़ाया, हाय, मैं कितना मूर्ख हूं। अपनी चीज छोड़कर मैं उस धोखे के पीछे भागा जो था ही नहीं। यही है लालच का परिणाम। उस दिन गांव के दूसरे कुत्तों ने भी यह दृश्य देखा और सबने आपस में कहा, देखा, लालच इंसान को हो या जानवर को हमेशा नुकसान ही देता है। और तब से यह बात पूरे गांव में फैल गई। लालच करना बहुत मूर्खता है। हरी भरी घाटी में एक छोटा सा गांव था, जहां हर शाम सूरज ढलते ही बकरियों का झुंड अपने बाड़े में लौट आता। वहां एक छोटा सा शेड था जिसकी छप्पर की छत मोटी घास और फूस से ढकी हुई थी। गांव के चरवाहे को डर था कि कहीं झुंड का सबसे छोटा और शरारती बच्चा, वह नन्हा मेमना, किसी खतरे में न पड़ जाए। इसलिए उसने उसे छप्पर पर चढ़ा दिया, जहां वह सुरक्षित था और नीचे से कोई जंगली जानवर उसे छू भी नहीं सकता था। मेमना बड़ा चंचल था। उसके छोटे छोटे सींग निकले थे और आंखों में शरारत की चमक थी। वह छप्पर की हरी घास चरते चरते छत के किनारे तक आ गया और नीचे झांकने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी, झाड़ियों के पीछे एक खूंखार भेड़िया मंडरा रहा था। भेड़िए की आंखें लाल थीं और दांत चमक रहे थे। वह भूखा था और सोच रहा था, काश यह छोटा सा मेमना मेरे पंजों में आ जाए तो आज की दावत तैयार हो। लेकिन मेमना ऊपर से बिल्कुल निडर नजर आ रहा था। उसने जीभ चिढ़ाई और ऊंची आवाज में चिल्लाया, ओ भेड़िए, नीचे खड़े खड़े क्या ताक रहा है? अगर हिम्मत है तो ऊपर आकर पकड़ ले, शायद तुझे दांतों का मजा चखने को मिले। भेड़िया दांत पीसते हुए बोला, छोटे, जरा सोचो, अगर तुम नीचे होते तो क्या इतनी अकड़ दिखाते? तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक झटके में निगल सकता हूं। मेमना ठहाका लगाकर बोला, अरे मगर अभी तो मैं ऊपर हूं, यहां से तुझे खूब चिढ़ा सकता हूं, तू तो बस नीचे घूमता रह जा। उसने तरह तरह के मुंह बनाए, नाच नाच कर भेड़िए को और चिढ़ाने लगा। भेड़िया कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, सुन छोटे, मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रखता। ऊपर छत पर बैठकर जो बातें तुम कर रहे हो वह तुम्हारी नहीं बल्कि उस छत की हिम्मत है। असली ताकत तुम्हारी नहीं, उस जगह की है जहां तुम खड़े हो। याद रखना, कभी ऐसा मत कहना जिसे तुम हर जगह और हर वक्त न कह सको। मेमना अचानक चुप हो गया। उसकी हंसी थम गई। उसने सोचा, सचमुच अगर मैं नीचे होता तो यह सब कहने की हिम्मत न करता। मैं तो बस सुरक्षित जगह पाकर ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूं। उसी समय चरवाहा अपने कुत्तों के साथ लौट आया। उसने भेड़िए को देखा और शोर मचाया। कुत्ते भौंकते हुए दौड़े और भेड़िया जंगल की ओर भाग गया। मेमना अब भी छप्पर पर बैठा सोच रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया, आज से मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं कहूंगा जिनके लिए मेरे पास खुद की ताकत ना हो। छप्पर पर बैठकर अकड़ दिखाना आसान है, लेकिन सच्चा साहस तो वही है जो हर स्थिति में एक जैसा रहे। और उस दिन से वह नन्हा मेमना और भी समझदार बन गया। गर्मियों की एक सुबह धूल भरी सड़क पर दो यात्री साथ साथ चल रहे थे। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और पेड़ों की छांव ही उनका एकमात्र सहारा थी। दोनों थके हुए थे, लेकिन एक दूसरे का साथ होने से सफर आसान लग रहा था। रास्ते भर वे बातें करते, कभी हंसते, कभी चुपचाप कदम बढ़ाते। अचानक चलते चलते उनमें से एक की नजर जमीन पर पड़ी। धूल और कंकड़ पत्थरों के बीच उसे कुछ चमकदार दिखा। वह झुककर तुरंत उठा लेता है। यह एक मोटा भारी बटुआ था। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने बटुए को हाथ में तौला और चमकती आंखों से बोला, वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं। ये देखो, मैंने एक बटुआ पाया है
इसके वजन से तो लगता है ये सोने के सिक्कों से भरा होगा। उसका साथी तुरंत बोला, अरे रुक, ऐसा मत कहो कि मैंने पाया है। यह कहना चाहिए कि हमने पाया है, क्योंकि हम दोनों साथ चल रहे हैं। यात्रियों को रास्ते की खुशियां और मुसीबतें बराबर बांटनी चाहिए। लेकिन बटुआ पाने वाला यात्री अहंकार से हंस पड़ा। उसने बटुए को कसकर पकड़ा और कहा, न, यह मेरा है, मैंने पाया है और मैं ही इसे रखूंगा। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। साथी ने सिर हिलाकर कहा, दोस्त, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। याद रखना, अगर कभी मुसीबत आई तो वही नियम लागू होगा। लेकिन लालची यात्री ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दोनों आगे बढ़ते रहे। अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। किसी की गूंजती आवाज आई, चोर को पकड़ो, चोर भाग रहा है। दोनों यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि डंडे और लाठियां लिए गांव वाले उनकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था और आंखों में चमक। जिसके पास बटुआ था उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह घबरा कर चिल्लाया, हम बर्बाद हो गए। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया और बटुआ मिल गया तो हम पर चोरी का इल्जाम लगेगा, हम बच नहीं पाएंगे। उसका साथी शांत खड़ा रहा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं नहीं, जब तुमने इसे पाया था तब तुमने कहा था मैंने पाया है, तब तुमने हमें नहीं कहा। अब जब मुसीबत आई है तो हम मत कहो, अब भी कहो मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि यह बटुआ सिर्फ तुम्हारा था, है ना? लालची यात्री निरुत्तर हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे और बटुए का वजन अचानक पहाड़ जैसा लगने लगा। गांव वाले पास आते गए। साथी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, यही सबक है। अगर खुशियों को बांटना नहीं जानते तो मुसीबतें भी अकेले ही झेलनी पड़ती हैं। कुछ ही देर में भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लालची यात्री डर से कांपते हुए बुदबुदाया, यह मेरा नहीं, मैंने पाया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन से दोनों यात्रियों की कहानी पूरे गांव में सुनाई जाने लगी। लोग बच्चों को समझाते, खुशियों को बांटोगे तो साथ ही साथ देंगे, मगर लालच करोगे तो मुसीबत भी अकेले ही झेलनी पड़ेगी। और यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों में गूंजती रही। खुशियां अकेले रखने वाले को मुसीबतें भी अकेली ही सहनी पड़ती हैं।